कुछ दोस्तों की पार्टी चल रही थी। पार्टी में जाहिर सी बात है दारू शराब खाना पीना सब चल रहा था। सब लोग खा पी के बैठ रहे थे और कुछ बातें भी चल रहे थे। सब अपनी अपनी जो है सो बड़ाइयां कर रहे थे, एक सेखी बघारना कहते हैं वो कर रहे थे। उसी बीच में एक दोस्त कहता है कि तुम लोग क्या बात करते हो, मैंने जो ऐसा कांड किया है वो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ फिर दोस्त पूछता है कि तुमने क्या कांड किया है ऐसा। वो कहता है कि मैंने चार चार मर्डर किए हैं, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले की मजाल है जो मुझे पकड़ ले। वो जब ऐसे ही बात कहता है तो कुछ लोग दोस्त इसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं, सोच रहे थे कि पी रहा है खा रहा है इसलिए इतने बोले जा रहा है। लेकिन उसमें से एक दोस्त होता है जो उसको ये बात हजम नहीं होती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी बात ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, उतना ज्यादा पिए नहीं हुआ है। अब इस बात का इसके दिमाग में टेंशन होने लगता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा ये क्यों बोला और क्या ऐसा मामला है। उसी के जान पहचान का एक ऐसा ही रहता है जिसका नाम होता है कमलजीत सिंह। वो सोचता है क्यों ना जाके इस बात को पुलिस को बताया जाए। वो जाता है, उस पुलिस वाले को ये बात बताता है। पुलिस वाला कहता है कि इसके बारे में तुम डिटेल में बताओ। तो वो कहता है सर डिटेल में मुझे जानकारी नहीं है, बस इतना ही ऐसे पी खा रहे थे और पार्टी कर रहे थे तो एंजॉय करते करते उसने बोल दिया। अब ये बात में कितनी सच्चाई है इसका पता आप खुद लगा लीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है, और इसकी विशेष कोई जानकारी हो तो मुझे बताते रहना। वो वहां से फिर चला जाता है। एसआई कमलजीत सिंह इस मैटर को अपने सीनियर अधिकारियों को बताते हैं, जिसमें एक डीसीपी होते हैं भीषण सिंह, और भीषण सिंह एसीपी आदित्य गौतम को ये सारी बातें बताते हैं। वो लोग बात करते हैं कि ये मामले में कितनी सच्चाई है या झूठ है पता नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करना चाहिए। आदित्य गौतम एक टीम का गठन करते हैं, एक क्राइम ब्रांच की टीम बनाते हैं, 20 लोगों की टीम होती है और उस केस पे उसको लगा देते हैं। क्राइम ब्रांच अपना काम शुरू करती है, और कुछ समय इसको लग जाता है क्राइम ब्रांच को काम करते करते, और इसके बाद जो इस नतीजा आता है और क्राइम ब्रांच इसका रिजल्ट सुनाती है, ये बेहद ही हैरान करने वाला, बहुत ही चौंकाने वाला मामला होता है। दरअसल सच में 4 कत्ल हुए थे, और 4 कत्ल किसके हुए थे इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इस घटना को सुन के वहां के जितने भी लोग थे, जो तमाम लोग पैरों तले जमीन खिसक जाती, सब हैरान रह जाते, दंग रह जाते हैं कि जिसको हमने कुछ और समझा था वो जाके कुछ और इसका रिजल्ट आया। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल भैया जी न्यूज वाले में। आप लोगों से आग्रह है, कृपया विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए, मेरे लिए हिम्मत प्रदान करता है कि मैं और कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां आप लोग के लाया करूं। धन्यवाद। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो सच्ची घटना है देश की राजधानी दिल्ली की है। दरअसल वहां का एक जगह है वजीराबाद, दिल्ली का। लेकिन इस कहानी का जो तार है एक दूसरे जगह यूपी का एक जगह है हापुड़, वहां से जुड़ा हुआ है। चलिए इस कहानी को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। दिन है 17 जुलाई 2016 की सुबह 9:30 बजे का समय हो रहा था। और यूपी का जो जगह है हापुड़, हापुड़ का ही एक जगह पे नहर निकलती है। उस नहर के आसपास में कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और वो जो भीड़ है धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसी में से कोई आदमी एक जो होता है वो पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे एक लाश पड़ी है और भीड़ों की संख्या भी बढ़ रही है। पुलिस उस लाश के पास जाती है और वहां पर देखती है तो एक लगभग 21 से 22 साल की लड़की की लाश होती है। उस लाश को बाहर लाया जाता है, और उसका जो है लेडीज पुलिस एक होती है जो उनका पूरा शरीर सर्च करती है कि कोई सबूत मिल जाए, कोई इसका आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन उसके शरीर से कुछ नहीं मिलता है। फिर वहां पे आसपास में पुलिस पता लगाती है तो कोई कहता है कि सर यहाँ से कुछ दूरी पर एक सेंट्रो कार है जो भी की लावारिस पड़ी है, शायद वो उसी की हो सकती है। सेंट्रो कार भी सच में लावारिस था, कोई उसका पूछने वाला नहीं था, कोई पूछ नहीं रहा था। पुलिस जो है इधर अब इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पहले यहाँ पे कुछ पता होता लगाती है कि किसका है कौन है, कोई पता नहीं चलता है। पुलिस उस लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और गाड़ी का जो नंबर होता है उस नंबर से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पता लगाती है कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। थोड़े समय में उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, और साथ ही साथ उस गाड़ी का वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आता है। दरअसल ये जो गाड़ी होता है वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, और साथ में जो लड़की का रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, उसमें पता चलता है कि उस लड़की का किसी पतले चीज से उसका गला दबा के मारा गया और उसके बाद यहाँ लाके फेंका गया है। अब उस नंबर से, जो गाड़ी के नंबर से जो निकल के आता है वेद प्रकाश किरोड़ीवाल का, कि ये गाड़ी वेद प्रकाश किरोड़ीवाल का है, तो उसके घर का भी पता लगाया जाता है। दरअसल वो उस घर का एड्रेस होता है वजीराबाद, दिल्ली में। पुलिस की अब एक टीम, हापुड़ पुलिस जो है उसकी एक टीम जो है सो वहां पहुंचती है, वजीराबाद दिल्ली में वो टीम पहुंचती है। वहां जाके अब जांच पड़ताल करना शुरू करती है, वहां के लोगों से मुलाकात करती है। तब हैरानी की बात यह होती है कि वहां के लोगों से पता चलता है कि ये 1-2 दिनों से गायब है, ये लोग यहाँ पे हैं ही नहीं। लाश मिलती है 17 जुलाई को। वहां पे जो पहुंचते तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं ही नहीं। फिर उसके परिवार के बारे में पता लगाया जाता है कि इसमें यहाँ पे कौन कौन रहते हैं। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि
घर में 4 लोग होते हैं, जो कि चारों लोग अभी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक होते हैं वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, जो इस घर के मालिक होते हैं। एक होते हैं उनकी पत्नी साधना, जो घर में हाउसवाइफ का काम करती है। बेटा शुभम होता है, जो कि पढ़ाई कर रहा था किसी चीज का, वो इंजीनियरिंग का कोई पढ़ाई कर रहा था। और चौथा एक बेटी होती है नैना किरोड़ीवाल। नैना किरोड़ीवाल जो होती है सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ वो एक निजी इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रही थी। जब पुलिस है नैना का फोटो पड़ोसियों को दिखाते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं कि हाँ, ये तो नैना है, इसी परिवार की लड़की है। पुलिस जो है उसे घर वालों को ढूंढने की कोशिश करती है, उसके रिश्तेदारों को फोन लगाती है। उसका नंबर जो पुलिस लेती है उन लोगों का, जिसके नंबर पर फोन लगाती है, नैना का नंबर अलग ही स्विच ऑफ था, उसके बेटे का अलग नंबर स्विच ऑफ था, और उसके माता पिता सबका नंबर स्विच ऑफ था। वो फोन लग नहीं रहा था, किसी तरह से वो कॉन्टेक्ट में आ नहीं रहे थे। पुलिस इनके रिश्तेदारों का भी जो है सो पता चला लगाते हैं कि इसके रिश्तेदार कौन है। इसके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। किसी तरह से जो है सो हापुड़ पुलिस अपना कोशिश करती है कि किसी तरह से इसके रिश्तेदार का पता चले, लेकिन ज्यादा बात पता नहीं चलता है। और लेकिन सिर्फ इतना ही पता चलता है पड़ोसियों से कि ये जो है, ये नैना किरोड़ीवाल जो है, जो लड़की का लाश मिला था, ये इस जगह पढ़ाती थी और इसका शादी होने वाला था। पुलिस के दिमाग में आता है कि जरूर लड़की किसी के प्यार में रही होगी, और प्यार करते करते इसके घर वाले शादी करना चाह रहे थे, इसलिए इसके परिवार के लोग हैं जिसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे। ये अपना नहीं बात मानी होगी, इसलिए परिवार ने इसको मर्डर कर दिया। अब पुलिस इसको ऑनर किलिंग का मामला बता के कोर्ट में जो होता है सो एक FIR दर्ज करवाती है। ऑनर किलिंग मामला है, घर के परिवार के लोग हैं सो मार के चले गए, 3 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके पुलिस उसको कोर्ट में डाल देती है। कोर्ट में भी है जो है उस पर सुनवाई चलता है, और इस पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। साथ साथ इसके प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहता है, और ये मामला जो है पुराना होता चला जाता है। कोई भी केस होता है सो नया में रहता है तो ज्यादा जोर पड़ता है, पुराना होने के बाद धीरे धीरे ठंडे बक्से में चला जाता है। और ना इस केस में ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। कहने का मतलब ना इसको कोई पूछने वाला है। अगर कोई पूछने वाला होता है, कोई जो बार बार के साथ इस केस का क्या हो, तब तो उस केस में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी अपना पुलिस जो है धीरे धीरे करके हापुड़ पुलिस इस केस को ठंडे बक्से में डाल देती है, और इसको जब रिजल्ट आना होगा तो आएगा, ये सोच के इसको छोड़ देती है। धीरे धीरे इस केस का लगभग 2 साल से ऊपर हो गया था। लगभग 27 महीने बीत जाते हैं, केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। पुलिस भी इसको पूरे तरीके से ध्यान से हटा चुकी होती है। 27 महीने बाद वजीराबाद का ही रहने वाला अभिषेक पाल उर्फ मिंटू, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, और पार्टी में लोग अपनी अपनी सेखियां बघारते हैं। दारू पीने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद नशे में रहते हैं, तो वो अपना सेखी बघार रहा था या अपनी तारीफ कर रहा था। तुम लोग क्या कहते हो, मैंने जो कांड कर दिया है उस कांड में तो मुझे आज तक पुलिस ने पकड़ा नहीं। तो लोग पूछते हैं क्या कांड किया तुमने, दोस्तों ने पूछा क्या कांड किया है तुमने, तो वो कहता है कि मैंने 4 मर्डर किए, और पुलिस का अभी तक हिम्मत नहीं हुआ कि मुझे पकड़ ले। और दोस्त इस बात को भूल जाते हैं कि ये नशा में होगा, इसका बात का वैल्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक दोस्त होता है, उसको लगता है कि ये दल का तो कभी झूठ बोलता नहीं है, इस बात को थोड़ा सा सीरियस भी लगता है कि ऐसे बोल रहा है, और क्यों अपने बारे में ऐसा बोलेगा कि मैंने 4 मर्डर कर दिए हैं, वो सोचता है। और वही लड़का जाके पुलिस के पास जाता है। इस दोस्त की कंप्लेंट पे पुलिस जो अपना स्पेशल टीम बनाती है, सीनियर अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया जाता है। जब सब कुछ हो जाने के बाद एक क्राइम ब्रांच की टीम बनती है, और इस केस का जो खुलासा होता है कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि वो अभिषेक कुमार पाल, जिसका नाम उसने बताया था कि वो ऐसा बोल रहा था, उसका कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल मोबाइल का सीरिया निकलवाती है। मोबाइल का सीरिया निकलवाने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ दिन तक इनके जो कुछ फ्रेंड होते हैं, वो 3 फ्रेंड का नाम आता है। एक फ्रेंड का नाम होता है रितेश, जो कटिहार का, बिहार का रहने वाला होता है। दूसरा एक दोस्त होता है, वो होता है मनोज बावला, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला था। और ये तीनों के बारे में जो पुलिस अपना डिटेल निकलवाना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले पुलिस जाती है मनोज बावला के घर। मनोज बावला के बारे में जाकर पता लगाती है, तो मनोज बावला जो है सो रोड एक्सीडेंट में मर गया था। कुछ दिन पहले ही रोड एक्सीडेंट में मनोज बावला मर गया। दरअसल वो 3 लोग दोस्त जो है सो तीनों दोस्त बाइक से जा रहे थे। बाइक से जाते वक्त क्या होता है कि बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद है कि ये मर जाता है और बाकी 2 दोस्त बच जाते हैं। अब इस कहानी क्या वो सच में मर गया था, एक्सीडेंट से मरा था या मारा गया था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने यही बताया था, एक्सीडेंट का मामला बताया था। अब पुलिस को वहां से तो हाथ लगभग कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस जो है रितेश के बारे में पता लगवाती है। उसके मोबाइल के डिटेल से पता चलता है कि वो कुछ दिन तक यहाँ वजीराबाद में रहता था, उसके बाद जो वो बिहार चला गया। तो पुलिस अपना एक टीम जो है बिहार भेजती है। बिहार जाने के बाद वहां पे उसके घर पे जाती है, रितेश के घर पे जाती है, तो वहां पता चलता है कि रितेश भी मर गया। अब उसको भी मार दिया गया या मर गया, उसके बारे में जो डिटेल में जानकारी लेना प्राप्त करती है, तो पता चला कि वो वहीं पे कुछ दिन पहले नशीली दवाई खा के, कीटनाशक खा के वो मर गया। अब पुलिस का
हाथ कुछ नहीं लगता। वो पुलिस चाह रही थी कि अभिषेक कुमार के सर पे हाथ रखने से पहले, अभिषेक कुमार पाल को पकड़ने से पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर ले कि उसका जो काम है मजबूत हो। लेकिन पुलिस को दोनों जगह से निराशा हाथ लगी, क्योंकि दोनों के दोनों दोस्त मर गए। पुलिस को लेकिन एक बात की जानकारी प्राप्त होती है कि वो वजीराबाद में कहाँ रहता था और क्या करता था। पुलिस को उनके घर वालों से पता चलता है कि वो जो वजीराबाद में रहता था, वो एक सेठ जी थे, उनका नाम था वेद प्रकाश किरोड़ीमल। उन्हीं के घर पे वो काम करता था, उन्हीं के घर पे काम करता था, उन्हीं के दुकान में काम करता था। अब पुलिस यहाँ आती है और इस परिवार, किरोड़ीमल के परिवार के पास जाती है, तो एक पुराना ही मामला निकल के सामने आता है कि ये लगभग 2-2.5 साल से ये लापता है। इनके दरवाजे पे नोटिस चिपका हुआ है। पड़ोसियों से भी पता चलता है कि ये पुलिस भी पहले 2 साल पहले आ चुकी है, क्योंकि इनकी 2 साल पहले इनकी एक बेटी है, उनको ये लोग मार के और भाग गए। कोर्ट ने उसे भगोड़ा साबित कर दिया। इस केस का जो फाइल है हापुड़ पुलिस से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच मंगवाती है। उस केस का पूरा फाइल मंगवाती है। तो पूरे डिटेल में आने के बाद और पड़ोसियों को एक चीज दिखाती है। पुलिस जब वहां बिहार से आ रही थी तो उसका एक रितेश का फोटो लेके आती है, तो पड़ोसियों को जाकर दिखाती है, इसको आप लोग पहचानते हैं? तो वो बताती है कि ये पड़ोसी लोग बताते हैं कि ये तो यही काम करता था, इसका नाम रितेश था। और उसके बाद है कि साथ में वो लड़का जो अभिषेक कुमार है, उसका भी फोटो पुलिस लेके आती है और इसको भी दिखाती है कि इसको आप लोग पहचानते हैं? पुलिस कहते हैं कि हाँ, ये भी यहाँ पे आया जाया करता था। अब वो जो वहां से हापुड़ से उसका जो पुराना केस का रिपोर्ट लेके आती है, तो उस रिपोर्ट में ये चीज मेंशन था नहीं, ये रितेश के बारे में और अभिषेक के बारे में मेंशन था नहीं। अब पुलिस इस बारे में पूछताछ करती है, वहां हापुड़ के पुलिस से जब टीम से पूछताछ करती है कि इस बारे में इसका जिक्र नहीं है, तो वो हापुड़ पुलिस बोलते हैं कि ये ऑनर किलिंग का मामला था, इसलिए मैंने इसको यहाँ करके इसको हटा दिया। अब ये क्राइम ब्रांच भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि ये पुलिस इतना लापरवाही कैसे कर सकती है, इसको ढंग से पूछताछ नहीं किया गया, सब कुछ ऐसा नहीं किया गया। लेकिन पुलिस इस बात को साइड में रखते हुए अब वो सीधा अभिषेक कुमार पाल के ऊपर हाथ डालती है, उसको गिरफ्त में लेती है, उसको पकड़ के लाती है और पकड़ के लेने के बाद पुलिस से पूछताछ करती है। तो शुरू में वो भी इधर इधर की बातें कि नहीं सर मैं नहीं जानता था, ये मैं इसको नहीं पहचानता था, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन जब पुलिस अपने पे आ जाती है और अपने तरीके से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है, जो पुलिस का तरीका होता है, तब वो जाके एक एक बात खोल के बताता है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारा सबूत हो चुका था। पुलिस को ये पता था कि इस परिवार के साथ इसका कनेक्शन है, इस परिवार में आना जाना था, क्योंकि इन्होंने पता लगा लिया था, रितेश कटियार के बारे में पता लगा लिया था। अब जो ये अपना बात बोलता है तो ये बेहद ही चौंकाने वाला न्यूज होता है। इस न्यूज को सुन के बहुत ही लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है कि दंग रह जाते हैं कि जो चीज उन्होंने सोचा था, वो जो ऑनर किलिंग का मामला लग रहा था कि इन्होंने इस परिवार को मारा है, लेकिन दरअसल वो ऐसा हुआ नहीं रहता है। दरअसल मामला ये था कि वेद प्रकाश किरोड़ीमल का मजनू का टीला एक दिल्ली में जगह लगता है, वहां पे उनका कपड़े का दुकान था और साथ में उनका ये बिजनेस के साथ साथ वो पैसे को ब्याज पे लगाते थे, सूद पे लगाते थे। तो ये भी उनका एक बिजनेस था। उनकी जो पत्नी थी, जो साधना जो थी, वो घर में काम करती थी, हाउसवाइफ थी। उनकी जो उनका एक बेटा था शुभम, जो एक कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग का छात्र था। और उसकी बेटी जो थी, जिसका लाश पहले मिला था, वो वहां के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, साथ ही एक निजी स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसी के परिवार में काम करता था रितेश, जो 16 या 17 साल का था, जो बिहार का था, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो जो मर गया, वो उसी के परिवार में काम करता था। एक दिन क्या है, साल 2015 की बात है, अगस्त का महीना था। तो ये किरोड़ीमल जी जो है, वो अपनी एक दुकान को बेच रहे थे। उनको लग रहा था कि दुकान से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इस दुकान को बेच रहे थे। इस बात का पता जब रितेश को चलता है, तो रितेश कहता है कि मालिक, आप इस दुकान को किसी और के हाथ से बेचेंगे तो थोड़े से कम पैसे मुझे ही दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ, और आपका मैं इतने दिनों से आपके साथ रहा हूँ। तो वो सोचता है ठीक है, चलो किसी और को देने से बढ़िया है कि इसी को दे देते हैं। बात तय होती है, लगभग 4 लाख रुपए में बात तय होती है, और वो दुकान को ले लेता है और कहता है कि तुम एक बार में पैसा तो नहीं दे पाओगे, तुम लेकिन धीरे धीरे करके मेरा पैसा चुका देना है, कुछ इंस्टॉलमेंट तय होता है, इतना का महीना तुम मुझे चुका देना। अब मालिक अपना दूसरा काम में लग जाते हैं, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में लग जाते हैं, और वो अपना उनका सूद ब्याज का काम तो चल ही रहा था। रितेश का दुकान जो स्टार्ट करता है, और रितेश का दुकान अच्छा चलने लगता है। अच्छा चलता है, कुछ दिन तक वो अपना मालिक को पैसा भी दे रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है, 2-3 महीने बाद वो दुकान का स्थिति पूरा डाउन होने लगता है। वो साफ साफ बैठ जाता है, पैसा धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। अब इस बात का टेंशन होने लगता है उसको। अब ये सोचने लगता है कि इस दुकान में कुछ ना कुछ तो बात थी, तब तो मालिक बेच रहे थे। अगर फायदा होता रहता तो मालिक क्यों बेचते? तो अब इसको परेशानी बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, इसके मालिक आते हैं पैसा मांगने के लिए, ये नहीं दे पाता है। धीरे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करके बीत रहे थे। अब मालिक इसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि पैसा दे दो मेरा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो मालिक ये पूरा बात बताता है कि मालिक ऐसे है कि नुकसान लगा है, काम चल नहीं रहा है। तो वो मालिक कहते हैं उससे ज्यादा मतलब तो नहीं है मुझे, क्योंकि उतना तुम अगर नहीं दे पाते हो तो थोड़ा थोड़ा करके तो आधे ही पैसे दे दो, कुछ ज्यादा समय लगा लेकिन पैसे तो दो। अब ये धीरे धीरे करके परेशान होने लगता है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करे तो क्या करे। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है, जुलाई 2016।
जुलाई 2016 की बात होती है, इतना परेशान होता है तो ये बात जो है अपने एक दोस्त को जाकर बताता है। उस दोस्त का नाम रहता है अभिषेक कुमार पाल और उसी का एक और दोस्त रहता है मनोज बाबला। ये बात अपने दोस्त को बताता है, इतना परेशान है तो उसका दोस्त कहता है कि इसमें अब क्या कर सकते हैं, परेशान होने की बात तो है, लेकिन परेशान होने से क्या होगा, कुछ किया जाए, कुछ राय विचार किया जाए। इन लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसका जो पैसे मांगने आ रहा है इसका मर्डर करके हटा दे। इस चीज के लिए रितेश जो है तो हिचकिचाता है, ये वो मालिक है, मालिक को कैसे मार सकते हैं, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है क्योंकि परेशानी उसे झेलनी पड़ रही थी। धीरे धीरे उस परिवार में उसका आगमन होने लगता है। रितेश का जो दोस्त होता है अभिषेक कुमार पाल और मनोज बाबला का आगमन होने लगता है इसके थ्रू। ये तो पहले से इस परिवार में आना जाना रहता था, वो धीरे धीरे आता है, दोस्ती बढ़ाता है, किसी बात को लेकर एक बार आता है, 2 बार आता है। किरोड़ीवाल का जो बेटा है शुभम, उसे गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन उसे गाड़ी चलाना आता नहीं था। ये बोलता है कि मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूं, तो ये बोलता है ठीक है भैया सिखा दो, चलो सीखते हैं। तो इन दोनों में गाड़ी चलाते चलाते दोस्ती बढ़ जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, दिन बीत रहे थे, उनका परिवार में आना जाना अच्छा हो रहा था। एक दिन आता है 15 जुलाई 2016। वेद प्रकाश जी तैयार हो रहे थे किसी चीज के लिए, इतने में अभिषेक कहता है कि सर आपका जो गाड़ी है सेंट्रो, उसका टायर खराब हो चुका है और शुभम भी चलाना सीख रहा है, कहीं कुछ ऐसा ना हो हादसा हो जाए, क्यों नहीं इसे बदलवा लिया जाए। उसका मालिक कहता है ठीक है चलो बदलवा लेते हैं। तो ड्राइवर की सीट पे कहते हैं अभिषेक बैठता है, पीछे दोनों लोग रहते हैं मनोज और रितेश, और आगे की सीट पर बैठते हैं वही किरोड़ीवाल जी, वेद प्रकाश किरोड़ीवाल जी। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ये मनोज जो है और रितेश जो है, एक क्लच वायर होता है, क्लच वायर को उनके गले में जोर से फंसाता है और ये गाड़ी चलता रहता है। और उसको जोर से फंसाने के क्रम में इनका थोड़ी देर में इनका प्राण निकल जाता है, इनकी मौत हो जाती है। ये घटना घटी। अब ये ले जाके एक सुनसान जगह पे ले जाके उनकी लाश को पीछे डिक्की में ले जाके रख देते हैं। अब ये सोचते हैं कि आगे क्या करें। तो जब वो घर से निकल रहे थे वेद प्रकाश जी, तो उस समय जो है उनका बेटा जो है वो देखता है कि वो पापा उन लोगों के साथ जा रहे हैं। अब ये लोग सोचता है जब इनके बारे में पूछा जाएगा तो फिर क्या जवाब देंगे। फिर इन लोगों का विचार आता है क्यों ना आगे चले कुछ दूसरा काम किया जाए, कुछ दूसरा कांड किया जाए। ये फिर घर जाते हैं, घर जाके वहां दरवाजे के पास से अपने उसको फोन लगाते हैं शुभम को, ये शुभम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो वहां पे थे, हम लोग टायर चेंज करवा रहे थे, वो रास्ते में अचानक से क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलो। शुभम दौड़ा दौड़ा आता है, गाड़ी में बैठ जाता है। सेम उसी तरह से ये दोनों पीछे बैठा हुआ था और आगे में वो बैठा हुआ था ड्राइवर सीट पे, ये जाके बाजू वाली सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसके साथ भी वही कांड किया जाता है, इनको भी गला दबा के मार दिया जाता है। शुभम का भी क्लच वायर से गला दबा के मार दिया जाता है। इसको भी ले जाके सुनसान जगह जाके उसको डिक्की में डाल दिया जाता है। ये अब 2 लाशें हो चुकी हैं। ऐसा करते शाम को 6 बज जाते हैं। ये घर पे जाके कहता है अपनी मालकिन से कि मालकिन ऐसा ऐसा है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, शुभम भी वहीं पे है, जल्दी से चलिए। इस एक्सीडेंट का नाम सुन के ये किसी को बताना उचित नहीं समझती, वो तुरंत दौड़ के आती है, उसी सीट पे बैठ जाती है और पीछे से ये 2 लोग रहते हैं। इसका भी सेम हाल करते हैं, इसको भी थोड़ी देर आगे ले जाके इसको भी क्लच वायर से गला दबा देते हैं और इसको भी ले जाकर डिक्की में रख देते हैं। अब बारी आती है नैना की। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। नैना को फोन किया, वो जब नैना घर आती है तो देखती है घर पे कोई नहीं है। वो अपनी मम्मी को, अपने भाई को फोन लगाती तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इतने में ये लोग वही आसपास में घूम रहे थे। जब वो नैना आती है तो तुरंत ये जाते हैं कि नैना ऐसा ऐसा है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, आपके भाई और आपकी मम्मी वहीं पे है, उन लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ है, जल्दी चलिए। नैना भी किसी को ज्यादा इन्फॉर्म किए वो वहां से निकल जाती है और निकलने के बाद उसके साथ भी वही कांड हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद या 4 लाशों को ये लोग डिक्की में रख के ये लोग लेके चले जाते हैं। करते करते 9 बज चुका था। अब ये लोग करे तो क्या करें। 15 जुलाई का रात हो चुका था। ये अगला दिन ये रात में एक जगह को गाड़ी पार्क कर देते हैं और गाड़ी पार्क करके ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब वहां पे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ये लोग सोचते हैं कि इसको ठिकाना लगाया जाए। रात भर ये लोग प्लानिंग करते हैं कहाँ ठिकाना लगाया जाए। अगले दिन ये लोग शाम को गाड़ी लेके निकलते हैं। लगभग रात हो चुकी होती है और उस लाश में से जितने भी थे उसमें से बदबू आना स्टार्ट होती है। ये लोग बहुत सारा परफ्यूम खरीदते हैं, परफ्यूम मारते हैं। परफ्यूम मारने के बाद है कि रात के समय ये लोग गाड़ी लेके निकलते हैं और ढूंढते जाके वहीं हापुड़ का जो कैनाल होता है, जो एक नहर बनाया गया, आदमी के द्वारा नहर बहती है, उसी के सामने ये लोग चारों के चारों लाश को एक एक करके फेंकना स्टार्ट करते हैं। चारों लाश फेंकते हैं। जब नैना की लाश होती है सो वो जाके बह के रह जाती है और वहीं पे थोड़ी दूर पे जाके वो लोग लगभग एक आधा किलोमीटर दूर जाके वो गाड़ी को पार करके वहां से भाग जाते हैं। इस केस का खुलासा आखिरकार 27 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने किया। अगर वो हापुड़ पुलिस जो है इस सब मामलों का अगर जांच करती तो शायद इस चीज का पता उसी समय चल जाता और ये 2 आदमी जो मरे थे शायद ये दोनों आदमी मरते नहीं, ये दोनों आदमी जेल में होते। जब इसके बारे में पता लगाया जाता है कि रितेश कैसे मरा, तो ये जिसका दोस्त अभिषेक कहता है कि उसे यहाँ बहुत परेशानी होने लगी थी।
वो कर्ज तो लिया ही था, साथ साथ इस काम के लिए जो उसने किया था इससे बहुत पछतावा हो रहा था। ये तुरंत गांव भाग जाता है, अपने दोस्त इसको फोन करता है कि यार मुझे मन नहीं लग रहा, मैंने किसी निर्दोष आदमी को मार दिया, जो मेरे साथ ऐसा किया था मैंने उसे मार दिया। लेकिन अब करे तो क्या करे, वो वहां से गांव निकल जाता है। गांव निकलने के बाद गांव में भी नींद नहीं आती है, वो फोन कर रहा था रात नींद नहीं आती है, वो काफी टेंशन में रहता था। एक दिन वो हार कर वो कीटनाशक दवाई खा लेता है और वो मर जाता है। उसे शायद इस बात का पछतावा हो रहा था। आखिरकार 27 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने इसका पता लगवाया और पता लगाने सब ये